COP15 और वैश्विक जैव विविधता ढांचा GBF रणनीतिक योजना 2011 से 2020 नगोया सम्मेलन में आईची जैव विविधता लक्ष्य 20 लक्ष्य अपनाए गए थे, जिन्होंने इस 10 वर्षीय रूपरेखा का निर्माण किया। कुनमिंग मॉन्ट्रियल वैश्विक जैव विविधता ढांचा COP15 या CBD का नवीनतम ढांचा 2022 में अपनाया गया। इसका उद्देश्य जैव विविधता सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का मार्गदर्शन करना है। 30x30 पहल GBF का एक महत्वपूर्ण उद्देश्य, जिसे वर्ष 2030 तक पृथ्वी के कम से कम 30% भूमि और महासागरों को संरक्षित क्षेत्रों के रूप में सुरक्षित किया जाए। यह ढांचा निजी क्षेत्र के वित्त पोषण तथा स्थानीय समुदायों की भागीदारी पर भी बल देता है। पारिस्थितिकी तंत्र बहाली पर संयुक्त राष्ट्र दशक 2021 से 2030 यह पहल UNEP और FAO द्वारा संयुक्त रूप से समन्वित एक वैश्विक कार्यक्रम है, जिसका लक्ष्य 2030 तक प्रत्येक महाद्वीप तथा महासागर में परितंत्र के निःशस्त्रीकरण को रोकना है, उनका संरक्षण एवं पुनरुद्धार करना। उद्देश्य में स्वस्थ पारिस्थितिकी तंत्र के महत्व पर जागरूकता विस्तार, वैश्विक सहयोग को बढ़ावा देना तथा बहाली प्रयासों के लिए ज्ञान व संसाधन प्रदान करके उनका समर्थन करना। प्रमुख लक्ष्य क्षेत्र में वन आर्द्र भूमि, घास के मैदान, समुद्री वातावरण सहित पारिस्थितिकी तंत्र की एक विस्तृत श्रृंखला को समृद्ध करना तथा जलवायु परिवर्तन और अस्थिर भूमि उपयोग जैसे निम्नीकरण के मूल कारकों को संबोधित करना है। विश्व पुनर्स्थापना फ्लैगशिप कार्यक्रम यह पहले बड़े पैमाने पर दीर्घकालिक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली में इसके अनुकरणीय योगदान के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त है। ये पहल संयुक्त राष्ट्र द्वारा समर्थन विकास और वित्त पोषण के पात्र है। फ्लैगशिप पहल COP15 2022 से मान्यता प्राप्त नमामि गंगे भारत की प्रमुख नदी बहाली परियोजना है। ग्रेट ग्रीन वॉल अफ्रीका के मरुस्थलीकरण में कमी, सांसुई पहल चीन का व्यापक पारिस्थितिकी तंत्र बहाली कार्यक्रम, त्रिराष्ट्रीय अटलांटिक वन संधि, ब्राज़ील पराग्वे अर्जेंटीना में वन क्षेत्र बहाली, अबू धाबी समुद्री पुनर्स्थापन, समुद्री वातावरण बहाली, UAE वन्यजीवों एवं वनस्पतियों की लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर अभिसमय साइट्स, जिसे वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1975 में स्थापित एक बहुपक्षीय संधि है। इसका मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार से उत्पन्न होने वाले खतरों से संकटग्रस्त वन्यजीवों और वनस्पतियों की रक्षा करना है। प्रशासन में इसका सचिवालय UNEP द्वारा प्रशासित है और जिनेवा स्विट्जरलैंड में स्थित है। भारत वर्ष 1976 में साइट्स का पक्षकार है तथा इसके अनुपालन के लिए वन्यजीव संरक्षण संशोधन अधिनियम 2022 पारित किया है। मुख्य विशेषताएं: साइट्स एक लाइसेंसिंग प्रणाली के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करता है, जिससे यह सुनिश्चित हो सके कि व्यापार प्रजातियों के अस्तित्व को खतरा न पहुंचाए। प्रजातियों को आवश्यक सुरक्षा के स्तर के आधार पर तीन परिशिष्टों में सूचीबद्ध किया गया है। परिशिष्ट 1 विलुप्त होने का उच्चतम खतरा, व्यापार की स्थिति, केवल असाधारण परिस्थितियों में व्यापार की अनुमति। परिशिष्ट 2 विलुप्त होने का खतरा नहीं, लेकिन असंगत उपयोग से बचने के लिए नियंत्रित व्यापार आवश्यक है। साइट्स की परिशिष्ट 3 में कम से कम एक देश में संरक्षित प्रजाति व्यापार को नियंत्रित करने के लिए अन्य पक्षकारों से सहायता आवश्यक है। साइट्स अभिसमय COP19 पनामा सिटी 2022 के प्रमुख निर्णय में जूनोटिक रोग सम्मेलन ने वन्यजीव व्यापार से जुड़े भविष्य के जूनोटिक रोगों, इससे कोविड-19 के जोखिमों को कम करने पर ध्यान केंद्रित किया गया। भारत के प्रस्ताव भारत के
रेड क्राउन रूफ टर्टल सॉफ्ट सेल्ड टर्टल को परिशिष्ट 2 से परिशिष्ट 1 में स्थानांतरित करने का प्रस्ताव को अपनाया गया है। व्यापार से छूट भारत को उत्तर भारतीय शीशम से बने फर्नीचर और हस्तशिल्प के निर्यात पर प्रतिबंधों से छूट प्राप्त हुई। प्रवासी प्रजातियों पर अभिसमय सीएमएस या वॉन अभिसमय सीएमएस, जिसे वॉन अभिसमय के रूप में जाना जाता है, यूएनईपी के तहत एक अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो विशेष रूप से प्रवासी जंतुओं और उनके पर्यावासों के संरक्षण हेतु कार्यरत है। गठन सन 1979 में हस्ताक्षरित, सन 1983 में इसका प्रभाव में प्रभावी हुआ। एकमात्र जैविक अंतर्राष्ट्रीय संधि जो प्रवासी प्रजातियों की पर केंद्रित। वर्तमान में 132 पक्षकार हैं। साइट्स की परिशिष्ट 1 लुप्तप्राय प्रवासी प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है। साइट्स की परिशिष्ट 2 उनकी प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिनकी साइट्स नहीं। सीएमएस की परिशिष्ट 1 लुप्तप्राय प्रवासी प्रजातियों की सूचीबद्ध करता है। पर सीएमएस की परिशिष्ट 2 उन प्रजातियों को सूचीबद्ध करता है जिनकी प्रतिकूल संरक्षण स्थिति और जिनके लिए संबंधित राज्यों को विस्तृत समझौते पर का मसौदा तैयार करने के लिए प्रोत्साहित किया गया है। भारत ने वर्ष 2020 में गांधीनगर गुजरात में सीएमएस COP13 की मेजबानी की। विश्व विरासत सम्मेलन जिसका औपचारिक नाम विश्व सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण से संबंधित अभिसमय है, विश्व स्तर पर सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत के संरक्षण हेतु महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय संधि है। भारत में 7 प्राकृतिक विश्व विरासत स्थल है। ग्रेट हिमालयन नेशनल पार्क संरक्षण क्षेत्र हिमाचल प्रदेश में है। नंदा देवी फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान में है। पश्चिमी घाट गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल में है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। मानस वन्यजीव अभयारण्य असम में है। सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। मुख्य तथ्य गठन और प्रभाव। इसे 16 नवंबर 1972 को यूनेस्को के एक सम्मेलन में अपनाया गया जो सन 1975 में लागू हुआ। उद्देश्य यह विश्व में मानवता के लिए उत्कृष्ट सार्वभौमिक मूल्य आउटस्टैंडिंग यूनिवर्सल वैल्यू माने जाने वाले सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत की पहचान, सुरक्षा तथा संरक्षण के लिए एक रूपरेखा स्थापित करता है। भारत में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की कुल संख्या 44 है। नवंबर 2025 के अनुसार प्रमुख प्रकार में विश्व विरासत स्थल मुख्य 3 प्रकार के हैं: सांस्कृतिक, प्राकृतिक, मिश्रित। सांस्कृतिक विरासत स्थल इसमें स्मारक, वास्तुशिल्प समूह स्थल, सांस्कृतिक परिदृश्य। उदाहरण के लिए भारत में ताजमहल, चीन की महान दीवार, मिस्र की गीजा पिरामिड। प्राकृतिक विरासत उत्कृष्ट भौतिक, जैविक, भूवैज्ञानिक संरचनाएं, दुर्लभ और लुप्तप्राय प्रजातियों के पर्यावास, आवास, प्राकृतिक सुंदरता वाले क्षेत्र। उदाहरण के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका में ग्रैंड कैनियन, ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट बैरियर रीफ, इक्वाडोर में गैलापागोस द्वीप समूह। मिश्रित विरासत स्थल इसमें सांस्कृतिक और प्राकृतिक दोनों विरासत स्थलों की विशेषताएं पाई जाती हैं। उदाहरण के लिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान। इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन IWC इंटरनेशनल व्हेलिंग कमीशन की स्थापना 1946 में व्हेलिंग प्रबंधन और व्हेल संरक्षण के लिए उत्तरदायी एक वैश्विक निकाय के रूप में की गई थी। वर्तमान में IWC के 88 सदस्य राष्ट्र हैं। व्हेलिंग के विनियमन के लिए अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय ICRW की शर्तों के तहत स्थापित एक गैर संयुक्त राष्ट्र निकाय है। मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है। लक्ष्य व्हेल स्टॉक के उचित संरक्षण और व्हेलिंग उद्योग के व्यवस्थित विकास के लिए स्थापित किया गया। महत्व इसे व्हेलिंग रिजर्व जैसे कि सेशेल्स में हिंद महासागर रिजर्व नामित करने का अधिकार है। स्थिति सन 1982 में वाणिज्यिक व्हेलिंग पर रोक लगाई गई। हालांकि वैज्ञानिक अनुसंधान और जनजाति निर्वाह प्रावधानों के तहत इसकी अनुमति है।
पोलिस घोषणा 2018 फ्लोरेंस घोषणा 2018 सदस्यों ने वाणिज्यिक व्हेलिंग को नवीनीकृत करने के लिए जापान के प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया, जिसके बाद जापान ने IWC छोड़ने की घोषणा की। भारत वर्तमान में IWC का एक सदस्य राष्ट्र है। पारिस्थितिकी तंत्र और जैव विविधता का अर्थशास्त्र TEEB अध्ययन वर्ष 2007 में जर्मनी और यूरोपीय आयोग द्वारा G8+5 पर्यावरण मंत्रियों के एक प्रस्ताव के उत्तर में शुरू किया गया। इसका उद्देश्य प्रकृति के मूल्यों को दृश्यमान बनाना है। समन्वय UNEP द्वारा आयोजित जिनका लक्ष्य सभी स्तरों पर निर्णय प्रक्रिया में जैव विविधता पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं के मूल्यों को मुख्यधारा में लाना है। उद्देश्य जैव विविधता ह्रास के अर्थशास्त्र पर एक वैश्विक अध्ययन विकसित करना है। जैव विविधता संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन में UNEP CBD जैसे अभियानों का प्रकाशन, राष्ट्रीय रणनीतियों के विकास और सतत प्रथाओं को बढ़ावा देने में देशों का समर्थन करना है। FAO कृषि जैव विविधता, फसल किस्मों या पशुधन नस्लों के संरक्षण को बढ़ावा देना, सतत कृषि प्रथाओं का समर्थन करना। WWF प्रजाति संरक्षण, बाघ, गैंडा, पर्यावरण संरक्षण, वन प्रवाल, सतत वानिकी और मत्स्य पालन को बढ़ावा देना। UNDP सतत विकास लक्ष्य SDG 15 को प्राप्त करने में देशों का समर्थन करना। जैव विविधता की हानि को विकास के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा बनाना। IPBES जैव विविधता और पारिस्थितिकी तंत्र सेवाओं पर अंतर सरकारी विज्ञान नीति मंच 2012 में स्थापित यह एक स्वतंत्र अंतर सरकारी निकाय है। UN संस्था नहीं है जो स्थिति का आकलन, परिवर्तन के चालकों की पहचान और संरक्षण के लिए उपायों के विकास हेतु वैज्ञानिक आकलन प्रदान करता है। अंतर्राष्ट्रीय अभिसमय और समझौते वैश्विक स्तर पर जैव विविधता संरक्षण के लिए वैज्ञानिक आधार और सहयोगात्मक ढांचा प्रदान करते हैं। IUCN रेड डाटा बुक संकटग्रस्त प्रजातियों की पहचान पर विलुप्ति के जोखिम को रेखांकित करती है, जिसका मुख्य कारण मानव संघर्ष और पर्यावरण क्षरण है। इन चुनौतियों के समाधान के लिए CBD जैव विविधता पर कन्वेंशन एक व्यापक कानूनी ढांचा प्रदान करता है जो संरक्षण, सतत और लाभ साझाकरण पर केंद्रित है। साइट्स जैसे विशिष्ट समझौते वन्य जीवों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करते हैं, जबकि रामसर अभिसमय आर्द्रभूमि जैसे महत्वपूर्ण पर्यावरणों की सुरक्षा करता है और विश्व धरोहर स्थल उत्कृष्ट प्राकृतिक और सांस्कृतिक महत्व के स्थानों को संरक्षित करते हैं। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय पहले सदस्य देशों को कानूनी दायित्वों, वित्तीय सहायता, वैज्ञानिक सहयोग के माध्यम से राष्ट्रीय स्तर पर प्रभावी संरक्षण नीतियाँ लागू करने में सहायता करते हैं, जिसका अंतिम लक्ष्य वैश्विक स्थिरता और सतत विकास सुनिश्चित करना है। स्मरणीय तथ्य है कि भारत द्वारा 18 फरवरी 1994 को CBD कानून समर्थन किया गया। इसे प्रभावी बनाने के लिए जैव विविधता अधिनियम 2002 पारित किया गया। वर्ष 2014 में NBAP में जैव विविधता संबंधी 20 राष्ट्रीय लक्ष्यों सहित एक परिशिष्ट भी जोड़ा गया। मानव जैव विविधता कार्यक्रम MAB एक अंतर सरकारी वैज्ञानिक कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य मानव एवं पर्यावरण के मध्य संबंधों में सुधार करना है। जैव मंडल आरक्षित क्षेत्र की अवधारणा का विकास 1975 में यूनेस्को ने मानव एवं जैव मंडल कार्यक्रम के अंतर्गत किया गया था, जिसका मुख्य उद्देश्य परितंत्र एवं इसके आनुवंशिक पदार्थों का संरक्षण करना है। बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी तथा हरियाणा वन विभाग के बीच 2006 में गिद्धों के संरक्षण हेतु एक समझौता हुआ। एशिया में समाप्त हो रहे गिद्धों के संरक्षण के लिए सेविंग एशियाज वल्चर फ्रॉम एक्सटिंक्शन कार्यक्रम शुरू किया गया तथा असम में धरमपुल में देश का पहला गिद्ध प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया। IWC की स्थापना वर्ष 1946 में व्हेलिंग प्रबंधन और व्हेल संरक्षण के लिए उत्तरदायी एक वैश्विक निकाय के रूप में की गई है। साइट्स, जिसे वाशिंगटन अभिसमय के नाम से भी जाना जाता है, वर्ष 1975 में स्थापित एक बहुपक्षीय संधि है। TEEB अध्ययन वर्ष 2007 में जर्मनी और यूरोपीय आयोग द्वारा G8+5 पर्यावरण मंत्रियों के एक प्रस्ताव के
उत्तर में शुरू किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य प्रकृति के मूल्यों को दृश्यमान बनाना है। पर्यावरण प्रदूषण तथा निम्नीकरण। वर्तमान समय में पृथ्वी का पारिस्थितिकी संतुलन गंभीर रूप से बाधित हो रहा है, जिसका मुख्य कारण पर्यावरणीय निम्नीकरण है। यह एक व्यापक और गंभीर वैश्विक चुनौती बना हुआ है, जो मानव गतिविधि द्वारा हमारे परिवेश को होने वाली बहुआयामी क्षति को प्रदर्शित करता है। यह अध्याय पर्यावरणीय चुनौतियों की जटिल संरचना पर प्रकाश डालता है, जिसमें वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, वन्यजीव पर्यावास का निम्नीकरण तथा अपशिष्ट प्रदूषण के दूरगामी प्रभाव शामिल हैं। भारतीय पर्यावरणीय मुद्दे की पृष्ठभूमि में हम इस संकट के विभिन्न आयामों को समझेंगे, इसके दूरगामी परिणामों का आकलन एवं सतत समाधान की आवश्यकता पर विचार करेंगे। पर्यावरणीय निम्नीकरण वायु, जल, मृदा जैसे संसाधनों की कमी के साथ परितंत्र के विघटन तथा जैव विविधता की क्षति के कारण पर्यावरण के स्तर में आई गिरावट को दर्शाता है। इसे पर्यावरण में हुए किसी भी अवांछनीय परिवर्तन या हस्तक्षेप के रूप में परिभाषित किया गया है। यह गंभीर वैश्विक चिंता प्राकृतिक संसाधनों के अत्यधिक दोहन और प्रदूषण के कारण पर्यावरण को होने वाली बहुआयामी क्षति को दर्शाती है। गैरतलब है कि पर्यावरण निम्नीकरण तथा पर्यावरण प्रदूषण मान्यताएं संबंधित होते हैं, जो बृहद स्तर पर पर्यावरण सहित जैविक समुदाय को प्रभावित करते हैं। पर्यावरण प्रदूषण बनाम पर्यावरणीय निम्नीकरण। पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों का प्राकृतिक रूप से विघटन होने की तुलना में तीव्रता से प्रवेश। पर्यावरणीय निम्नीकरण प्राकृतिक वातावरण में गुणवत्ता, संरचना क्षमता में दीर्घकालिक कमी। पर्यावरण प्रदूषण कारण औद्योगिक गतिविधियाँ, परिवहन, अपशिष्ट निपटान आदि पर्यावरण निम्नीकरण का कारण है। संसाधनों का अत्यधिक दोहन, असतत पद्धतियाँ, जलवायु परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि। पर्यावरण प्रदूषण के प्रकार में वायु, जल, मृदा, ध्वनि, प्रकाश प्रदूषण आदि। पर्यावरण निम्नीकरण वनोन्मूलन, मरुस्थलीकरण, भूमि निम्नीकरण, जैव विविधता ह्रास, प्राकृतिक संसाधनों की कमी। समाधान के उपाय प्रदूषण में पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, नवीकरणीय ऊर्जा, कठोर संरक्षण नीतियाँ तथा विनियमन। पर्यावरण निम्नीकरण के समाधान में संरक्षण प्रयास, पुनर्स्थापन कार्यक्रम, उत्तरदायी समाधान, प्रबंधन, सतत विकास। पर्यावरण निम्नीकरण के कारण तथा परिणाम प्रदूषण, हानिकारक पदार्थों का उत्सर्जन जैसे धुएं, अम्लीय वर्षा, जिससे मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र प्रभावित होते हैं। मृदा निम्नीकरण, अपरदन, लवणीकरण आदि के कारण कृषि उपज में कमी तथा मरुस्थलीकरण, वनोन्मूलन, वन्यजीवों के विनाश, स्थलों की क्षति, जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता ह्रास, पर्यावास क्षति और विखंडन, जिससे आनुवंशिक विविधता में कमी आती है। जलवायु परिवर्तन, जीवाश्म ईंधन के व्यापक उपयोग से और वनोन्मूलन से तापमान तथा समुद्र के स्तर में वृद्धि, समुद्री प्रदूषण, प्लास्टिक अपशिष्ट और तेल रिसाव, जिससे जलीय परितंत्र नष्ट होता है। वनोन्मूलन से तात्पर्य प्राकृतिक या मानव जनित पदार्थों से होने वाले वन रूपांतरण के बाद वन भूमि को अन्य उपायों में परिवर्तित करने से है। संयुक्त राष्ट्र खाद्य और कृषि संगठन FAO के अनुसार यह वैश्विक स्तर पर विशेष रूप से अमेजन वर्षावन, दक्षिण पूर्व एशिया और मध्य अफ्रीका जैसे उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में अत्यधिक प्रचलित है। वैश्विक स्तर पर 2015 से 2020 तक प्रत्येक वर्ष औसतन 10 मिलियन हेक्टेयर MHA वन नष्ट हुए हैं। कारण तथा परिणाम। कारण मानव जनित
कृषि विस्तार, पाम ऑयल, सोयाबीन आदि की खेती, अवसंरचना विकास, सड़कें, यातायात, बांध निर्माण, ईंधन के लिए लकड़ी संग्रहण, खनन आदि, प्राकृतिक में वनाग्नि, कीट प्रकोप, चक्रवात, ज्वालामुखी गतिविधि जैसी चरम मौसमी घटनाएं, परिणाम में जैव विविधता ह्रास, पर्यावरण विखंडन, वन्यजीवों की आबादी में गिरावट, विगत 50 वर्षों में औसतन 69% की कमी। WWF के अनुसार ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन कार्बन सिंक के रूप में कार्य करते हैं। वनोन्मूलन से संग्रहित कार्बन वायुमंडल में मुक्त हो जाती है, जिससे जलवायु परिवर्तन होता है। मृदा निम्नीकरण, वनस्पति नष्ट होने से मृदा अपरदन में वृद्धि तथा उर्वरता में कमी आती है। उदाहरण के लिए अरावली श्रेणी, परितंत्र सेवाओं की क्षति, स्वच्छ वायु, जल उपलब्धता और जलवायु विनियमन जैसे लाभ बाधित होते हैं। उदाहरण के लिए सुंदरवन के चक्रवातों में सुरक्षा की कमी, स्थानीय लोगों का विस्थापन, वन संसाधनों पर निर्भर पारंपरिक समुदायों की आजीविका और सांस्कृतिक परंपराएं बाधित और नष्ट होती हैं। उपाय तथा समाधान में कठोर विविध ढांचा, अवैध कटाई और अतिक्रमण को रोकने के लिए कठोर दंड के साथ मौजूदा कानूनों उदाहरण के लिए भारतीय वन संरक्षण अधिनियम 1980 को लागू करना है। सतत वन प्रबंधन में समुदाय आधारित पहल, उदाहरण के लिए भारत में संयुक्त वन प्रबंधन JFM और प्रमाणन योजनाओं को प्रोत्साहन करना है। निगरानी विस्तार में वास्तविक समय में वनोन्मूलन की निगरानी के लिए उपग्रह इमेजनरी रिमोट सेंसिंग, उदाहरण के लिए भारतीय वन सर्वेक्षण FSI द्वारा उपयोग जैसे प्रणालियों का उपयोग, निम्नीकरण और वन रोपण, वृक्षों का आवरण बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम NAP और ग्रीन इंडिया मिशन GIM जैसी पहलों को प्रोत्साहित करना। वनोन्मूलन के अंतर्निहित कारणों को ज्ञात करना है। कृषि विस्तार, खनन और अस्थायी कटाई और जैसे मूल कारणों का समाधान करना है। सहयोग और साझेदारी में सरकार, नागरिक समाज, स्थानीय लोगों और निजी क्षेत्रों के मध्य सहयोग को बढ़ावा देना है। जैसे REDD+ पर भारत, UNDP साझेदारी, भूमि क्षरण तथा मृदा निम्नीकरण, अस्थिर भूमि प्रबंधन, पर्यावरणीय कारकों और मानवीय गतिविधियों के परिणामस्वरूप मृदा की गुणवत्ता, स्वास्थ्य एवं उत्पादक क्षमता में कमी आती है। वैश्विक पर्यावरण सुविधा GEF के अनुसार कुल वैश्विक भूमि क्षेत्र की लगभग 25% भूमि का निम्नीकरण हुआ है। भारत की कुल भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 97.85 मिलियन हेक्टेयर 2018 से 19 में क्षेत्र निम्नीकृत हो चुका है। भूमि क्षरण और मृदा निम्नीकरण में अंतर। मृदा निम्नीकरण केवल मृदा की गुणवत्ता में गिरावट पर आधारित है। भूमि क्षरण भूमि की गुणवत्ता क्षमता को प्रभावित करने वाले व्यापक कारक मृदा वनोन्मूलन, लवणीकरण। कारण मृदा निम्नीकरण का कारण अस्थिर कृषि, अतिचारण, उर्वरक, कीटनाशक के अत्यधिक उपयोग। भूमि क्षरण में मृदा निम्नीकरण के समान, लेकिन इसमें अत्यधिक शहरीकरण और खनन भी शामिल है। प्रभाव में फसल पैदावार में कमी, मरुस्थलीकरण में वृद्धि, भूमि क्षरण में खाद्य सुरक्षा में कमी, बढ़ती गरीबी, समुदायों का विस्थापन। कारण, प्रभाव और संबंधित उपाय में असतत कृषि प्रभाव है, परितंत्र का विघटन, जल धारण क्षमता का परिवर्तन। उपाय और संरक्षण में समोच्च कृषि और सीढ़ीदार कृषि, ढलानों पर भूमि अपरदन कम करना है। औद्योगिकरण, वनोन्मूलन, पर्यावरणीय प्रदूषण आदि, जैव विविधता ह्रास, प्राकृतिक पर्यावरण का विनाश। वनीकरण, कृषि वानिकी और मृदा संरक्षण पद्धतियाँ, उदाहरण के लिए कवर क्रॉपिंग, मानव स्वास्थ्य पर जोखिम, दूषित खाद्य फसलें और कृषि उत्पाद, जल संचयन और प्रबंधन, भूजल पुनर्भरण। भूमि क्षरण या मृदा निम्नीकरण से निपटने संबंधी वैश्विक प्रयास में मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय UNCCD मरुस्थलीकरण भूमि निम्नीकरण के समाधान के लिए अंतर्राष्ट्रीय संधि है। सतत विकास लक्ष्य 15 स्थलीय परितंत्र की सुरक्षा, भूमि निम्नीकरण, तटस्थता LDN प्राप्त करने पर केंद्रित है। ग्रेट
ग्रीन वॉल अफ्रीका में भूमि निम्नीकरण से निपटने के लिए एक पहल है। वन और भूमि उपयोग पर ग्लासगो घोषणा COP26 2021 वर्ष 2030 तक वनोन्मूलन को रोकने और भूमि निम्नीकरण को कम करने संबंधी प्रतिबद्धता भारत में मृदा निम्नीकरण को कम करने के हेतु किए गए प्रयास में पीएम प्रणाम योजना 2023 में प्रारंभ की गई। उद्देश्य रासायनिक उर्वरकों पर निर्भरता कम करने और संतुलित अनुप्रयोग को बढ़ावा देने पर केंद्रित है। परंपरागत कृषि विकास योजना PKVY 2015 में शुरू की गई। जैविक खेती को बढ़ावा देना 2015 से 22 के बीच प्रमाणित जैविक भूमि क्षेत्र में 70.45% की वृद्धि हुई है। मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना HSCS 2015 में शुरू की गई। किसानों को उनकी मृदा के स्वास्थ्य का आकलन करने तथा अनुकूलित पोषक तत्व प्रबंधन संबंधी सिफारिश प्रदान करना है। कृषि क्षेत्र में उर्वरकों के उपयोग में 10 से 15% की कमी आई है। राष्ट्रीय सतत कृषि मिशन NMSA 2010-2014 में स्थापना संरक्षण कृषि एकीकृत पोषण तत्व प्रबंधन और जल संरक्षण जैसी जलवायु अनुकूल तथा सतत कृषि पद्धतियों को बढ़ावा देना। एकीकृत वार्षिक प्रबंधन कार्यक्रम IWMP 1995 स्थापना 1995 में प्रारंभ की गई। समुदाय आधारित पहल के माध्यम से मृदा और जल संरक्षण को संबोधित करना। पर्यावरण निम्नीकरण को कम करने हेतु रणनीतियों और निवारक उपाय में आवश्यक रणनीतियों में सतत भूमि उपयोग पद्धति, जैविक खेती, संरक्षण कृषि वानिकी में प्रोत्साहन करना जिसमें मृदा निम्नीकरण कम हो और एवं जैव विविधता संरक्षित रहे। प्रभावी प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन, सतत वानिकी, आर्द्रभूमि या मैंग्रोव संरक्षण एवं एकीकृत वाटरशेड प्रबंधन लागू करना। जैव विविधता और सतत सेवाओं का संरक्षण, संरक्षित क्षेत्रों और वन्यजीव गलियारों को स्थापना करना। शिक्षा और जागरूकता को विस्तार, सार्वजनिक शिक्षा एवं जागरूकता को बढ़ावा देना ताकि पर्यावरणीय प्रबंधन की संस्कृति विकसित हो सके। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और नीति एकीकरण, सीमा पार चुनौतियों से निपटने और वैश्विक लक्ष्य को बढ़ावा देने के लिए सहयोग करना। निवारक उपाय में कमी, पुनः उपयोग, पुनर्चक्रण, प्रभावी अपशिष्ट प्रबंधन के लिए यह महत्वपूर्ण है। विभिन्न आंकड़ों के अनुसार भारत प्रतिदिन 37,000 टन से अधिक ठोस अपशिष्ट उत्पन्न करता है। नवीकरणीय ऊर्जा को अपनाना, जलवायु लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सौर और पवन ऊर्जा जैसे नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता वर्तमान में 167 गीगावाट का और अधिक विस्तार। वर्षा जल संचयन, भूमि पर निर्भरता को कम करने के लिए वर्षा जल संचयन को बढ़ावा देना। इससे भूजल पर निर्भरता 50% तक कम हो सकती है। उर्वरकों का विवेकानुसार उपयोग, मृदा स्वास्थ्य कार्ड की सिफारिश के आधार पर उर्वरकों का असंतुलित उपयोग कम करना है। सरकारी विनियमन में राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम NCAP जैसे कार्यक्रमों का कठोर प्रवर्तन सुनिश्चित करना है। प्रदूषण में पर्यावरण में हानिकारक पदार्थों, प्रदूषक के प्रवेश को प्रदूषण कहा जाता है, जो ये प्राकृतिक संतुलन को बाधित करता है तथा मानव और अन्य जीवों के स्वास्थ्य व कल्याण के लिए खतरा उत्पन्न करता है। ये प्रदूषक वायु, जल, मृदा में उपस्थित होते हैं जिससे जिससे वातावरण की गुणवत्ता खराब होती है। प्रदूषण 21वीं सदी की सर्वाधिक बड़ी और गंभीर चुनौतियों में से एक है, जिससे निपटने के लिए तत्कालिक कार्रवाई व कठोर नीतियों की आवश्यकता है। प्रदूषकों का वर्गीकरण करें तो प्रकृति में अस्तित्व के आधार पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं द्वारा उत्पन्न, उदाहरण के लिए ज्वालामुखी, उद्गार, धूल। समन्वय में अंतर्राष्ट्रीय निगरानी नेटवर्क, शहरों में ग्रीन प्रतिरोधक बफर
बफर लगाना मानव मानवीय गतिविधियाँ, उद्योग वाहन अपशिष्ट से उत्पन्न होना। उदाहरण के लिए वाहनों का उत्सर्जन, औद्योगिक अपशिष्ट। समन्वय में कठोर वाहन उत्सर्जन मानकों, उदाहरण के लिए यूरो 6 BS6 को लागू करना। स्वच्छ प्रौद्योगिकियों को बढ़ावा देना। उपस्थिति के आधार पर सतत प्रदूषक बिना निम्नीकरण के लंबे समय तक पर्यावरण में बने रहते हैं। खाद्य श्रृंखला में जैव संचयन होते हैं। उदाहरण के लिए सीसा, पारा, DDT जैसे POP स्टॉकहोम कन्वेंशन द्वारा नियंत्रित है। चयन समन्वय में अंतर्राष्ट्रीय समझौतों जैसे स्टॉकहोम और रॉटरडम कन्वेंशन के माध्यम से उत्पादन नियमन पर प्रतिबंध। असतत में प्राकृतिक प्रक्रियाओं से तेजी से नष्ट हो जाते हैं, जैसे एसीटोन, बेंजीन, SO2। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल FV जैसी स्वच्छ प्रौद्योगिकियों और वैकल्पिक ईंधन को मान्यता देता है। अर्ध सतत धीरे धीरे निम्नीकृत होते हैं, लेकिन गैर सतत प्रदूषकों की तुलना में लंबे समय तक बने रहते हैं। PAH थैलेट्स, PCB उद्गम स्थल में नियंत्रण, प्रदूषण निवारण रणनीतियाँ। उदाहरण के लिए भारत में अनुपम वर्मा समिति की सिफारिश पर उत्सर्जन के स्रोत के आधार पर प्राथमिक प्रदूषक विशिष्ट स्रोत से सीधे उत्सर्जित होते हैं, जैसे SO2, NOx, CO, PM10, PM2.5, VOC। समन्वय में औद्योगिक इकाइयों में फ्लू गैस डिसल्फ्राइडेशन FGD और चयनात्मक उत्प्रेरक कटौती SCR प्रणाली स्थापित करना है। द्वितीयक में प्राथमिक प्रदूषकों के बीच रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से वायुमंडल में निर्मित ये अधिकांश प्राथमिक प्रदूषकों, उदाहरण के लिए NOx और VOC, ये सूर्य के प्रकाश में प्रतिक्रिया करने के लिए निर्मित होते हैं। ओजोन, O3, अम्लीय गैस, अम्लीय वर्षा, पेरोक्सी एसेटाल नाइट्रेट PAN। औद्योगिक उत्सर्जन अपशिष्ट के कठोर नियम जो प्राकृतिक प्रदूषकों को नियंत्रित करते हैं। क्योटो प्रोटोकॉल और पेरिस समझौते लागू करना। निस्तारण की प्रकृति के आधार पर बिंदु स्रोत में पहचाने जाने योग्य विशिष्ट स्रोतों से उत्पन्न औद्योगिक इकाइयों, सीवेज उपचार संयंत्र चिमनी। गैर बिंदु स्रोत में विभिन्न स्रोतों से निर्मित उत्पत्ति में सही कारक का पता लगाना कठिन है। कृषि अपवाह, शहरी अपशिष्ट, वायुमंडलीय निक्षेप। प्रदूषण के प्रमुख प्रकार में वायु, जल, मृदा, ध्वनि, तापीय, थर्मल, प्रकाश, जैविक, रेडियोधर्मी प्रदूषण जो पर्यावरण तथा मानव स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डालते हैं, जैसे SOx या NOx। ये श्वसन संबंधी रोग, लेड से मस्तिष्क क्षति, पारा से तंत्रिका संबंधी विकार आदि। वायु प्रदूषण का वह भौतिक, रासायनिक या जैविक परिवर्तन है जिसमें हानिकारक गैस, धुआं सहित अन्य प्रदूषक वायु में मिलकर उसे प्रदूषित करते हैं, जिससे मानव स्वास्थ्य, जीव जंतुओं तथा पर्यावरण पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। ये प्रदूषक मुख्य रूप से औद्योगिक इकाइयों, जीवाश्म ईंधनों का दहन, वाहन उत्सर्जन जैसी मानवीय गतिविधियों से उत्पन्न होते हैं। वायु प्रदूषण में श्वसन और हृदय संबंधी समस्याएं, कैंसर और तंत्र विकारों सहित अन्य गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा होते हैं। एवं यह अम्लीय वर्षा व जलवायु परिवर्तन के माध्यम से पर्यावरण निम्नीकरण का भी कारक है। वायु प्रदूषकों का वर्गीकरण करें तो प्राथमिक प्रदूषक ये किसी विशिष्ट स्रोत से सीधे वायुमंडल में उत्सर्जित होते हैं। उदाहरण के लिए ज्वालामुखी या औद्योगिक उत्सर्जन। उदाहरण के लिए सल्फर डाइऑक्साइड SO2, कार्बन मोनोऑक्साइड CO, डाइक्लोरोडाइफेनिल, ट्राइक्लोरोइथेन DDT। द्वितीयक प्रदूषक में ये वायुमंडल में प्राथमिक प्रदूषक अन्य घटकों के बीच रासायनिक प्रक्रियाओं के माध्यम से निर्मित होते हैं।
पैरोक्सी एसिटाइल नाइट्रेट PAN क्षोभमंडलीय ओजोन O3 मात्रात्मक प्रदूषक ये प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले पदार्थ हैं जो उच्च सांद्रता पर हानिकारक बन जाते हैं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2, नाइट्रोजन ऑक्साइड NOx। गुणात्मक प्रदूषक में वे हैं ये पदार्थ प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाए जाते हैं, जैसे बल्कि पूरी तरह से मानवीय गतिविधियां संश्लेषित होते हैं। DDT जैसे स्थायी कार्बनिक प्रदूषक POP, कवकनाशी, शाकनाशी। कुछ अन्य महत्वपूर्ण प्रदूषक में कणकीय प्रदूषक PM,